Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की हमारी इंग्लिश जर्नी में हमने आपके क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के इंग्लिश के सिलेबस को कवर किया है। अगर आप बात करते हैं क्लास 9 की, तो उसमें आपकी दो किताबें हैं, बिहाइव एंड मोमेंट्स, और 10th क्लास में भी आपकी दो किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड क्लास 11 में भी आपकी दो किताबें हैं, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। आई होप कि आपने सभी किताबों को, जो चैप्टर्स हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर और जो पोएम्स है, सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुना होगा और कुछ सीखने की कोशिश की होगी। एंड आई होप कि आपने इन सभी चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम आपको इतनी सरल भाषा में इन चैप्टर्स को समझाएं, उनके व्याख्या करें, उनके बारे में आपको बताएं, ताकि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएँ और साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएँ। सो डियर गाइस, अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड्स, किसी मित्र को साझा करें, उनके साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस कोशिश का लाभ उठा सके। और आज की जो ये जर्नी है, अब हम लेकर के चलते हैं क्लास 12th में, और जो है इसकी जो पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, आज से आपका चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। आई होप कि आप सभी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि एक अंतिम अध्याय। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में आपको पढ़ने को मिलेगा अबाउट द ऑथर, यानी कि लेखक के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने कुछ बातें लिखी हुई है लेखक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अल्फोंस डॉडेट, यानी कि जो इस चैप्टर के जो लेखक है उसका नाम है अल्फोंस डॉडेट, जिनका जन्म 1840 और उनकी मृत्यु 1897 में हुई। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ साथ वो लघु कहानियों के लेखक भी थे। द लास्ट लेसन, यानी कि जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम लेसन, अंतिम अध्याय, इज सेट इन द डेज, यानी कि ये उन दिनों लिखा गया था, ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, यानी कि जिन दिनों फ्रांस और पर्शियन का युद्ध चल रहा था, जो कि चल रहा था सन 1870 और 71 के बीच में। यानी कि जो वो समय था 1870 और 71 का, उसी बीच में इस लेसन को लिखा गया। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस के हारो, यानी कि फ्रांस हार गया, बाय प्रशिया, यानी कि प्रशिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया, लेड बाय बिस्मार्क, यानी कि जो कि बिस्मार्क के नेतृत्व में लड़ाई कर रहा था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ, यानी कि जो उस समय का जो पर्शिया था वो जुड़ा हुआ था, जो कि अब का आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि जो आज के जो जर्मनी है, पोलैंड है और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से वो जुड़ करके बना था। एंड इन दिस स्टोरी, और आज की इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, और जो फ्रांस के जो ज़िले थे, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, यानी कि जो एल्सेस एंड लॉरेंस के जो ज़िले थे, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, जो कि पर्शियन के अधीन हो गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड, यानी कि इस बात का पता लगाने के लिए आप इस कहानी को पढ़ेंगे। व्हाट इफेक्ट्स, यानी कि क्या प्रभाव, यानी कि कौन कौन से असर, कौन कौन से प्रभाव, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि उस समय जो स्कूल की जो लाइफ थी, यानी कि जो विद्यालय का जो जीवन था, उस विद्यालय जीवन पर इस युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस कहानी को हमें सुना कौन रहा है। इस कहानी के जो नरेटर है वो एक स्टूडेंट हैं, और वो अपने नज़रिए से ये पूरी कहानी को हमें बता रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह, यानी कि ये एक सुबह के बारे में बात करें कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट रवाना हुआ, यानी कि मैं स्कूल के लिए देरी हो गई थी मुझे, तो मैं बड़ी देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन अ ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और डांट का भी उनको डर था, यानी कि टीचर से उनको डांट पड़ने वाली थी, इस चीज़ का भी उनको डर था, भय था, स्पेशली विशेष तौर पर, बिकॉज मिस्टर हैमल, यानी कि क्योंकि जो मिस्टर हैमल, यानी कि जो उनके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, हैड सेड दैट, वो बता चुके थे, वो कह चुके थे
दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, और मुझे कुछ भी नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि मुझे उस पार्टिसिपल चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मुझे उनका शुरुआती शब्दों के बारे में भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा जो दिन था वो उस स्कूल के गेट के बाहर ही मैं बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, कि ये थोड़ा नम और थोड़ा चमकीला दिन था, यानी कि बहुत ही अच्छा मौसम था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, कि जो जंगल के जो छोर थे, जंगल के किनारों पर जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। यहाँ पर एट द एज ऑफ द वुड्स का मतलब होता है कि जंगल के किनारों पर जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे। जो वुड्स हैं ये एक जंगल है, यानी कि छोटा जो जंगल होता है उसको वुड्स बोलते हैं, और चिरपिंग होता है पक्षियों का चहचहाना। एंड और इन द ओपन एरिया, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मील, और जहाँ पर जो आरम मशीन थी उसके पीछे जो खुला मैदान था उसमें, द पर्सन सोल्जर्स पर ड्रिलिंग, कि वहाँ पर जो पर्सन के जो सैनिक थे वे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपनी ड्रिल कर रहे थे। आगे इसमें बताया गया कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, कि वह सब बहुत ही ज़्यादा लुभावना था, बहुत ही ज़्यादा सुहावना था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि जो उनका चैप्टर था, जो पार्टिसिपल के जो रूल थे, जो नियम थे, उनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लुभावना और मनमोहक दृश्य बाहर ही था जो कि वो ड्रिल कर रहे थे। आगे इसमें बताया गया कि बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर एक साहस था अपने आप को तैयार करने के लिए स्कूल के लिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और बड़ी तेज़ी से मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। आगे इसमें बताया गया है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, कि जब मैं स्कूल जाते हुए टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से आगे गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर बहुत सी भीड़ मैंने देखी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि वहाँ पर एक सूचना पट था, यानी कि एक ऐसा बोर्ड वहाँ पर लगा दिया गया था कि जहाँ पर जनता के लिए कुछ सूचनाएं लिखी जाती थी। तो सूचना जो पट था, यानी कि जो बुलेटिन जो बोर्ड था, उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि हमारे लिए जो बुरी खबरें थी वे उसी बोर्ड से आ रही थी, यानी कि जो वहाँ पर सिचुएशन चल रही थी वहाँ से हम सब के लिए काफ़ी बुरी खबरें आ रही थी, जो कि उसी सूचना पट पर हमें देखने को मिलती थी। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, की पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से ही आई थी। उन खबरों में शामिल था द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हारी हुई लड़ाइयाँ, जो भी लड़ाइयाँ वहाँ पर चल रही थी, जो कि हारी जा चुकी थी, उनके बारे में समाचार आते थे। द ड्राफ्ट, और सेना में भर्ती के जो कानूनी जो नियम थे उनके बारे में खबरें आती थी। द ऑर्डर्स, और जो वे आदेश थे, ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो उसमें कमांडिंग ऑफिसर्स थे सेना में, उनसे संबंधित जो आदेश आते थे वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड पर देखने को मिलते थे। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद के बारे में विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। यानी कि जो भीड़ मैंने स्कूल जाते समय उस बुलेटिन बोर्ड के सामने देखी थी, तो उसको देख करके मैंने खुद से विचार किया और पूछा कि अब क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। आगे से बताया गया है कि देन, और फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कि जब मैं स्कूल के लिए बड़ी तेज़ी से जा रहा था, इतनी तेज़ी से जितना कि मैं जा सकता था, जितना कि मैं तेज़ चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, वॉक्टर, जिसका नाम वॉक्टर था, हु वॉज देयर, जो कि वहीं उसी रास्ते पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिक्षार्थियों के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस सूचना पट को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत चलो। बब, ए लड़के, इतनी तेज़ी से मत चलो, यहाँ पर बब का मतलब है लड़के। हे लड़के, इतनी तेज़ी से मत चलो, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम,
कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा समय है कि तुम बड़े आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि यू विल गेट योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे। यहाँ पर गेट टू योर स्कूल का मतलब होता है स्कूल के लिए पहुंचना, यानी कि आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो समय आपके पास है उस समय में आप स्कूल पहुंच जाओगे। साधारण भाषा में आप इसको कहेंगे कि आप बड़े आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, ज़्यादा जल्दी में मत जाओ। आगे इसमें लिखा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं बड़ा हाँफता हुआ मिस्टर हेमल्स के बगीचे में पहुंच गया, यानी कि जो मिस्टर हेमल है जहाँ पर वो हमें पढ़ाते थे उनके बगीचे में बड़ा हाँफता हुआ मैं पहुंच गया। आगे इसमें लिखा है कि यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन आई स्कूल बिगन, कि जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोरगुल रहता था, विच कुड बी हर्ड, जो कि आसानी से सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली से, यानी कि जब वहाँ पर स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता था कि वो बाहर गली से सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी कि जो डेस्क का खोला जाना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और उस शोरगुल में उन लेसन्स को रिपीट किया जाना, वेरी लाउड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, कि अपने हाथों को अपने कानों पर रख कर के, टू अंडरस्टैंड बेटर, कि उनको अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए उस शोर शराबे में अपने कानों को अपने हाथों से बंद करके पूरा ध्यान उन चैप्टर पर दिया जाता था। तो उस तरीके से जो वो शोरगुल होता था वो आसानी से सुना जा सकता था बाहर की गलियों से। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथों में जो विशाल पैमाना था जो कि टेबल पर रैपिंग की आवाज़ करता हुआ, यानी कि टेबल से टकराता हुआ उस पर थपथपाहट की आवाज़ करता हुआ आसानी से सुना जा सकता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं पूरी तरीके से भरोसे में था कि मैं बिना किसी को नज़र आए उस अफरा तफरी में, उस शोरगुल में मैं अपनी सीट पर, यानी कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। आप इसको बड़े ध्यान से फिर से देखेंगे कि आई हैड काउंटेड ऑन होता है खुद पर भरोसा होना। आई हैड काउंटेड ऑन, कि मुझे खुद पर भरोसा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, यानी कि उस शोरगुल में अपनी डेस्क पर पहुंचने का मुझे भरोसा था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को नज़र आए। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन जो सारी चीज़ें थी वह इतनी शांत नज़र आ रही थी जैसे कि कोई संडे की सुबह हो, यानी कि जो रविवार की जो सुबह की तरह बिल्कुल शांत रहता था जो स्कूल, बिल्कुल उसी ही तरह सब कुछ शांत नज़र आ रहा था उस दिन। आगे इसमें लिखा है, थ्रू द विंडो, विंडो से, आई सो, मैंने देखा, यानी कि खिड़की से मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले ही अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हैमल, और जो हमारे अध्यापक थे मिस्टर हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वे क्लास में कभी इधर कभी उधर चल रहे थे, विद इस टेरिबल आयरन रूलर, कि अपने उसी विशाल पैमाने के साथ हाथ में ले हुए इधर उधर वो चल रहे थे, अंडर हिज आर्म, अपने बाजू में दबाते हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, फिर उसके बाद मुझे उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने उस क्लास में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, अब आप ऐसे में बड़े आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। इसमें आगे बताया गया है कि बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, कि मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, बड़े विनम्र भाव से मुझे कहा, गेट टू योर प्लेस क्विकली, कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, यानी कि छोटे फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को शुरू कर रहे थे, तुम जाकर के अपनी सीट पर
बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, कि मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाए और बड़ी जल्दी अपने डेस्क पर जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन, कि जब तक कि व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कि जब तक कि मैंने अपने उस डर पर काबू नहीं पाया था। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर, कि हमारे जो अध्यापक थे, हैड ओन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क की काले रंग की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर कढ़ाई की गई थी। दैट, जो कि ही नेवर वॉर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, जो कि वो कभी भी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन वाले दिन के, और प्राइज वाले दिन के अलावा वो कभी भी नहीं पहनते थे। लेकिन मैंने देखा कि उस दिन उन्होंने अपनी वही ड्रेस पहनी हुई थी। बेसाइड, और इसके साथ साथ द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, कि इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा स्कूल है वो बहुत ही विचित्र और बहुत ही गंभीर नज़र आ रहा था। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्कूल उस दिन बहुत ही ज़्यादा विचित्र और बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी, यानी कि लेकिन बाद में वह बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, वॉज टू सी, वह यह देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, यानी कि जो पीछे के जो बेंचेस थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली पड़े रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, कि उन पर गांव के लोग बड़े आराम से बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। यानी कि जो वो चीज़ थी, जो वो दिन था, जो वो बात थी, हर बात को देख करके मैं बड़ा हैरान हुआ कि सबसे पहले मुझे ये था कि मैं बड़ा लेट स्कूल पहुंचूंगा तो मिस्टर हैमल मुझे डांटेंगे हमेशा की तरह, और ख़ास तौर से उस बात पर कि पार्टिसिपल की जो मैंने तैयारी नहीं की थी, कि मुझे उसके शुरुआती शब्दों के बारे में नहीं पता था, तो मुझे पूरा यकीन था कि मिस्टर हैमल मुझे ज़रूर डांटेंगे। कि पहले तो मैंने वहाँ से भाग जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को संभाला और जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचा। और स्कूल जा कर के मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि वहाँ पर कोई भी शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा था, जो कि बाहर से ही, गली से ही सुनाई दे जाता था हमेशा। और जब मैं स्कूल में पहुँचा और मैंने खिड़की से देखा तो मेरे क्लासमेट्स मुझे नज़र आए, जो कि पहले ही अपनी सीट ले चुके थे, जब यानी कि जो कि पहले क्लासरूम में पहुँच चुके थे। और उसके बाद फिर मैं भी अंदर गया। मुझे ये यकीन था कि मिस्टर हैमल मुझे डांटेंगे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, और बड़े आराम से उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे बिना चैप्टर शुरू कर रहे थे, जाओ आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए। और मैं वहाँ पर बैठा, और उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि मिस्टर हैमल उस दिन वह ड्रेस पहने हुए थे जो कि वो हमेशा इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज़ वाले दिन ही पहना करते थे। और साथ साथ एक बात ने तो मुझे और भी ज़्यादा हैरान कर दिया कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, कि जो क्लास के जो पीछे वाले जो बेंचेस थे, जो कि हमेशा खाली पड़े रहते थे, उन पर गांव के लोग बड़े आराम से हमारी तरह बैठे हुए थे। आगे इसमें बताया हुआ है, ओल्ड हाउज़र, बूढ़े हाउज़र विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो कि अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमैन, और भूतपूर्व जो पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे, वो बैठे हुए थे। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसी प्रकार से विभिन्न अन्य लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। आगे इसमें लिखा है कि एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी के सभी दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड हाउज़र हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और वहाँ पर जो बूढ़े हाउज़र थे वह एक बाल पुस्तक लेकर के आए थे, एक ऐसे बाल पुस्तक जिसको पढ़ करके छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। थम्ड एट द एजेस, और जो उसके पेजेस थे उस पर अंगूठों के निशान से वो काफ़ी गंदे होते, जिससे कि ये पता चलता है कि उस पुस्तक को बहुत बार ओपन किया गया है। एंड और ही हेल्ड इट ओपन, और उन्होंने इसको खोल कर रखा था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और साथ साथ उन्होंने अपना चश्मा भी इनके ऊपर रखा हुआ था। लेइंग अक्रॉस द पेजेस, जो कि पूरे पेज पर फैला हुआ था। आगे इसमें बताया गया है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, कि हालांकि मुझे सब देख करके बहुत हैरानी हो रही थी। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर,
उसके बाद मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर विराजमान हो गए थे, यानी कि वो अपनी चेयर पर बैठ गए थे। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र तरीके से बोलते हुए, विच ही हैड यूज टू मी, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा था कि अंदर आ जाइए। सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि यह एक अंतिम अध्याय है जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन को पढ़ाने का, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ एल्सस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सस और लॉरेन के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सभी जितने भी स्कूल थे उसमें बर्लिन से आदेश आया है कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि कल नया टीचर आएगा, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट का फ्रेंच लेसन है, यानी कि फ्रेंच भाषा का यह आपका अंतिम अध्याय है। और इसी पर इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि द लास्ट लेसन। आगे से बताया गया है कि फिर वो कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान से सुनेंगे। आगे से बताया गया कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि जो भी शब्द उन्होंने ये कहे थे कि यह आपका अंतिम लेसन है और कल आपके नए अध्यापक आएंगे और एल्सस और लॉरेन के सभी डिस्ट्रिक्ट में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और यह आपका फ्रेंच का लास्ट का लेसन है। ये सब मेरे लिए एक बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओ द रिचेस, ओ ये बुरे लोग, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि यही वो बात थी जो कि उन्होंने टाउन हॉल के बुलेटिन नोटिस पर लगाई हुई थी, यानी कि यही वो समाचार था। आगे फिर वो कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा ये अंतिम फ्रेंच लेसन है, लेकिन क्यों, वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं मुश्किल से ही फ्रेंच को लिखना जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी फ्रेंच को जान नहीं पाऊँगा। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे और कहता है कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं फ्रेंच को बड़ी मुश्किल से ही लिखना जानता हूँ, मुझे ज़्यादा फ्रेंच नहीं आती है। और फिर वो कहता है कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अगर ऐसा होता है, अगर ये टीचर चले जाते हैं और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाती है तो फिर मैं फ्रेंच को कभी सीख ही नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए। देन, और फिर, ओ हाउ सॉरी, ओ मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि इस बात के लिए कि मैंने कभी भी अपने जर्मन लेसन्स को कभी याद नहीं किया, कभी सीखा नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, कि उसके बजाय मैंने पक्षियों के अंडों को देखा और वहाँ पर शार में जा कर के मैं स्लाइड करता रहा, यानी कि इस बात से मुझे बहुत ही सॉरी फील हुआ कि मैं ये सब कार्य करता रहा लेकिन मैंने कभी भी अपने फ्रेंच लेसन्स को कभी याद नहीं किया, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस व्हाइल एगो, कि थोड़ी देर पहले जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी समस्या महसूस हो रही थी। सो हैवी टू कैरी, जिनको लाने में बहुत ही ज़्यादा वजनदार महसूस हो रही थी। माई ग्रामर, और मेरा जो व्याकरण था। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का जो इतिहास था, यानी कि जो वो संतों के इतिहास की जो हिस्ट्री की जो किताब थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र थे। दैट, जिनको आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड, और मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी अब मेरे मित्र थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वह विचार जिसने हमें बताया कि वह दूर जा रहे हैं, उस विचार ने। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, की उस विचार ने जिससे कि हमें ये एहसास दिया कि मैं उनको अब दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मुझे सब कुछ भुला दिया उस विचार ने। उस विचार ने मुझे सब कुछ भुलवा दिया कि जो उनका रूलर था, कि जिस तरीके से वो रूल को हमारे डेस्क पर थपथपा कर वो मारा करते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने ज़्यादा कठोर अध्यापक थे। वो सारी बातें उस एक विचार ने पूरी तरह से भुला दी।
वो सिर्फ एक विचार ये था कि वो अब जा रहे हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, बेचारे मेरे अध्यापक। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इसी अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और इसी अध्याय के सम्मान में कि जिस पर उन्होंने अपने रविवार या कपड़े पहने हुए थे जो कि बड़े सुंदर नज़र आ रहे थे, जो कि वो किसी खास मौके पर पहनते थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज, की गांव के जो बूढ़े लोग थे वे क्यों बैठे हुए थे, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो उस रूम के जो बैक बेंचेस थे उनके ऊपर वो गांव के जो बूढ़े जो लोग थे, बुजुर्ग जो लोग थे, वे उन बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, कि यही कारण था कि दे वर सॉरी, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि उनको इस बात का भी दुख था कि वे कभी स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए, वे कभी स्कूल ज़्यादा नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, कि यह उनके विचार का एक अपना तरीका था। आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, की जो हमारे अध्यापक थे जो कि 40 वर्षों से ऑफ फेथफुल सर्विस, और उनके 40 वर्षों से जो फेथफुल सेवा थी, यानी कि जो 40 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे थे, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और उनके लिए सम्मान जताने का, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं था, यानी कि अब उनको देश से जाना पड़ेगा। क्योंकि बात यह थी कि बर्लिन की तरफ से जो आदेश हुआ था कि अब इन स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो यह उनके लिए अंतिम अध्याय था। और जितने भी जो बूढ़े व्यक्ति उस गांव के थे जो कि उस क्लासरूम में बैठे हुए थे, वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि 40 वर्षों से जो ये हमारे बीच हमारे जो अध्यापक हैं मिस्टर हैमल, जो कि पढ़ा रहे हैं उस देश के लिए जो कि अब उनका नहीं था। आगे इसमें लिखा है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, कि जब मैं सारी बातें सोच रहा था, जब ये सारे विचार मेरे मन में चल रहे थे, आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड, जो कि पुकारा गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, कि अब क्लास में सुनाने की बारी मेरी थी, यानी कि अब क्लास में बोलने की बारी मेरी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, कि मैं वहाँ बोलने के योग्य होने के लिए क्या नहीं देता। दैट ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, कि जो पार्टिसिपल के वे जो भयानक जो रूल थे, ऑल थ्रू, उन सब के लिए, उन सब को बोलने के लिए, यानी कि जो पार्टिसिपल के जो वे भयानक जो रूल थे उन सबको क्लास में बोलने के लिए योग्य बनने में मैं क्या नहीं देता। वेरी लाउड एंड क्लियर, जिनको बहुत ही ज़ोर से बोलना था और बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलना था, तो उस योग्य बनने के लिए मैं क्या नहीं देता, मैं सब कुछ देता, यानी कि मैं उसके लिए तैयार था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और यहाँ तक कि बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के। बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सअप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन शुरुआत के शब्दों में ही मैं उथल पुथल कर बैठा, यानी कि शुरुआत के शब्दों में ही मैं अपने शब्दों को मिक्स कर बैठा, यानी कि अस्पष्ट बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत में मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद था ही नहीं। एंड स्टूड देयर, और मैं वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, कि मैंने मिस्टर हैमल को मुझे यह कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, कि लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें ज़रूर बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हमने हर रोज़ अपने आप से कहा है, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं सब कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। अब इसके बाद मिस्टर हैमल बड़े दुखी मन से बोलते हैं कि दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सस, कि अब एल्सस के साथ बहुत बड़ी समस्या है। से पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह हर बात को कल के लिए सीखने पर छोड़ देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, कि अब जो वे लोग हैं जो बाहर के हैं,
विल हैव द राइट, उनको यह अधिकार होगा, टू से टू यू, आपको यह कहने का, हाउ इज़ इट, कि ऐसे कैसे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का एक दिखावा करते हो, एंड येट यू कांट नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम यहाँ पर ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही उसको लिख सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम भी सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, कि बेचारे छोटे फ्रेंड्स, कि तुम भी सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हमारे पास, हम सभी के पास अनेकों कारण हैं अपने आप को दोष लगाने के लिए इसके साथ, यानी कि हम सब की ही गलती है, तुम ही सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। आगे इसमें लिखा है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि आपके जो माता पिता थे उनको कभी भी ज़्यादा चिंता नहीं थी कि तुम कुछ सीखो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि उन्होंने हमेशा तुम्हें पढ़ने की बजाय किसी फार्म पर काम करने के लिए भेजा, और एट द मिल, और किसी मिल पर। स्वयं ताकि टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े पैसे और मिल सके, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई की चिंता कभी नहीं की, और पढ़ने के बजाय उन्होंने तुम्हें फार्म हाउस में या फिर किसी मिल पर काम करने के लिए भेजा ताकि तुम्हें थोड़े पैसे और मिल सके। एंड आई, और मैं, आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी कि मैं भी तो दोषी हूँ, यानी कि मुझ पर भी दोष लगाया जाना है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, कि क्या मैंने अक्सर तुम्हें मेरे पौधे में पानी देने के लिए नहीं भेजा है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन को याद करने की जगह पर, यानी कि तुम्हारे लेसन को याद करने के बजाय क्या मैंने तुम्हें हमेशा अपने फूलों को, अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड, और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं मछली, यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने उन दिनों तुम्हें सिर्फ छुट्टी ही नहीं थी। यानी कि मिस्टर हैमल यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि पुअर लिटिल फ्रेंड्स, कि बेचारे लिटिल फ्रेंड्स, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम ही सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं हो, कोई और लोग भी हैं जो कि तुमसे भी ज़्यादा ख़राब हैं। पहले तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने कभी भी तुम्हारी पढ़ाई की चिंता नहीं की है, तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय वे तुम्हें फार्म पर भेजते थे और मिल पर भेजते थे ताकि तुम्हें कुछ पैसे और मिल सके। और दूसरा व्यक्ति मैं हूँ, वो खुद को दोषी बताते हुए कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हारे लेसन को याद करने के बजाय, और जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। तो मतलब मैं भी तो दोषी हूँ, मेरी भी तो गलती है। देन, और फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात, मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि एक के बाद एक बात लेकर के मिस्टर हैमल बताते चले गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट, यह कहते हुए, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, कि यह सबसे सुंदर भाषा है। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, के संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, की सबसे ज़्यादा तर्कशील भाषा है तो सिर्फ फ्रेंच भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसको हमारे अंदर ही बचाए रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं है। आगे फिर उनको समझाते हुए बोलते हैं कि बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, कि जब भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जब भी लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज, और जब तक कि दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक कि वो अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं बड़ी मजबूती से, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक कि वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ, यह ऐसा है कि मानो, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि जैसे कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। यानी कि जब भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है और उनकी भाषा उनके साथ रहती है तो ऐसा लगता है कि उनके पास उनके कैद की चाबी हो, उनके जेल की चाबी हो। देन, और फिर, ही ओपन्ड अ ग्रामर, फिर उन्होंने व्याकरण शुरू कर दी। एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें हमारा चैप्टर पढ़ करके सुनाया। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज अमेज्ड टू सी, कि मैं देख करके बड़ा हैरान था,
कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने इसको कितने अच्छे से समझ लिया। यानी कि मैं जिस ग्रामर से बड़ा घबराता था तो मैं देख करके बड़ा हैरान था कि हाउ वेल, कि कितने अच्छे तरीके से आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने इसको समझ लिया। ऑल ही सैड, कि जितना भी उन्होंने समझाया, यानी कि वो सारी बातें जो भी उन्होंने कही, सेम्ड सो ईजी, बड़ी आसान प्रतीत हो रही थी। सो ईजी, आसान से आसान नज़र आ रही थी। आई थिंक टू, और यह भी मुझे महसूस हो रहा था कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से कभी भी उनकी बात नहीं सुनी कि जितना ध्यान से मैं अब सुन रहा हूँ। आगे इसमें लिखा है कि एंड, और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मैं ये भी महसूस कर रहा था कि उन्होंने इतने धैर्य से कभी भी हमें किसी भी चीज़ को समझाया नहीं है। आगे इसमें बताया गया कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट, कि लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, कि बेचारा वह आदमी, यानी कि बेचारे हमारे टीचर, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, यानी कि हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं जो कि वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से दूर जाने से पहले। यानी कि वो इतना अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो हमें सब कुछ सिखाना चाहते हैं वहाँ से जाने से पहले, जो भी वो कुछ जानते थे। और मुझे उनकी सारी बातें आसान से आसान प्रतीत हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अब से पहले कभी भी उनकी बातों के इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। और दूसरा, मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने अब से पहले कभी भी इतने धैर्य से हमें कभी भी बातों को नहीं समझाया। और आगे इसमें बताया गया कि एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे कि एक बार में वो सारी बातें वो हमारे दिमाग में भर दे। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर द ग्रामर, कि व्याकरण के चैप्टर के बाद में, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, कि हमें लिखने का लेसन था। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, कि उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ भी थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंडेड, कि उसमें बड़े सुंदर तरीके से लिखावट भी थी, यानी कि जो भी कॉपी थी उनको बड़े सुंदर तरीके से लिखा गया था। फ्रांस एल्सेस, उनमें बड़े सुंदर तरीके से फ्रांस एल्सेस लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक द लिटिल फ्लैग्स, यानी कि जो कॉपीज़ उन्होंने हमें दी थी जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, वे छोटे छोटे झंडों के समान प्रतीत हो रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो कि हर तरफ लहरा रहे थे, हर तरफ नज़र आ रहे थे। इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, कि जैसे कि वो हमारे टेबल पर किसी रोड से टांगे गए हैं, वो इस तरीके से वे जो कॉपीज़ थी वो बिल्कुल छोटे छोटे झंडे के समान नज़र आ रही थी। यू ऑट टू हैव सीन, कि आपको ये देखना चाहिए था। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि किस तरीके से सारे लोग कार्य करने के लिए तैयार थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वह कितना शांत था। द ओनली साउंड, सिर्फ एकमात्र आवाज़ यह थी, वाज द स्क्रैचिंग ऑन द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि पेन के पेपर पर रगड़ने की आवाज़, यानी कि जिस तरीके से पेन से हम पेपर पर लिखते हैं और वो जो आवाज़ आती है कि पेन के रगड़ने की आवाज़, सिर्फ वही आवाज़ उस पूरी क्लास में आ रही थी। अदरवाइज़ हर तरफ शांति ही छा रही थी, बिल्कुल शांत था, और हर एक व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार था। वंस, एक बार तो, सम बीटल्स फ्लू इन, कि कुछ बीटल उड़ते हुए क्लास के अंदर आ गए। बट नबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे थे उस क्लास में, उनका भी ध्यान उन बीटल्स की तरफ नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, जो कि छाप करने में हमेशा बिजी रहते थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशेस, जो कि अपने मछली पकड़ने वाले हुक की ही छाप बनाने में हमेशा बिजी रहते थे, उनका भी ध्यान उन बीटल की तरफ नहीं गया। एज इफ, ऐसा लग रहा था कि मानो, दैट वाज फ्रेंच टू, कि मतलब वह भी फ्रेंच थे। ऑन द रूफ, और छत पर। द पिजन को वेरी लो, कि जो कबूतर थे वो भी बड़ी धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि जो वे लोग यहाँ पर जर्मनी सिखाना चाहते हैं तो क्या वे इन सभी लोगों से जर्मनी भाषा में गाना गाने के लिए मजबूर कर देंगे। इवन द पिजन, क्या वे कबूतरों से भी जर्मन भाषा में ही गवाएंगे। आगे इसमें लिखा है कि वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब भी मैंने कार्य करते हुए, यानी कि जो राइटिंग का कार्य चल रहा था क्लास में, जब भी मैंने उसके बीच में ऊपर देखा,
आई सो मैंने देखा कि मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन इस चेयर, कि मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठे हुए, यानी कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और ना ही कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और सिर्फ वो एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो एक ही जगह देखे जा रहे हैं। देन एट अनदर, और फिर एक चीज़ के बाद फिर वो दूसरी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि वो एक एक चीज़ की तरफ देखे जा रहे हैं। एज इफ, मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि मानो ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट नाउ, कि वो ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं, यानी कि सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में छाप लेना चाहते हैं, सारी यादें वो अपने दिमाग में रख लेना चाहते हैं। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि सब कुछ कैसे लुक्ड, कि सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा था इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल के एक छोटे से कमरे में। फैंसी, जरा सोचिए, यहाँ पर जो फैंसी वर्ड है इसका मतलब कि जरा सोचिए। फॉर 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से ही हैड बिन देयर, कि वे व्यक्ति वही हैं। इन द सेम प्लेस, अपने उसी स्थान पर हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड, और अपने बगीचे जो कि उस क्लासरूम से बाहर था, अपने बगीचे के साथ। द विंडो, अपनी उसी खिड़कों के साथ। एंड विद हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपनी उसी क्लास के साथ जो कि उसके सामने पढ़ती थी। वो पिछले 40 वर्षों से वो व्यक्ति वही हैं, वही गार्डन है, वही विंडो है, और वही वो क्लास है जो कि उसके सामने हमेशा रहती थी। जस्ट लाइक दैट, और ठीक उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस, और जो डेस्क थे और जो बेंचेस थे, हैड बिन बोन, वो घिस घिस करके स्मूथ, वो स्मूथ हो गए थे, यानी कि वो घिस घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री, और जो अखरोट का जो पेड़ था, इन द गार्डन, जो कि बगीचे में था, वह टोलर, अब ये बड़े हो गए थे। देन द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, कि वो उस होप वाइन से भी बड़े हो गए थे जो कि उन्होंने अपने हाथों से बोए थे। ट्विंड अबाउट द विंडो, वो विंडो से लिपटते हुए टू द रूफ, छत की तरफ चले गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ओह उनका हृदय कैसे टूटा होगा। टू लिव इट ऑल, इन सबको छोड़ते हुए, यानी कि जो ये सारी चीज़ें इन सबको छोड़ते हुए उनका हृदय कैसे टूटा होगा, उनका दिल कैसे टूटा होगा। पुअर मैन, ओह बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, कि जहाँ पर वो नीचे क्लासरूम में हमें पढ़ा रहे थे और उसके ऊपर जो उनकी सिस्टर जो चल रही थी, उसके चलने की जो आवाज़ थी। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट, यानी कि उसकी जो सिस्टर थी वो कमरे में जो चल रही थी उसकी आवाज़ जो कि आ रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक, अपने सामान को पैक करते हुए एक बक्से में। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश छोड़ना था। बट, लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन मिस्टर हेमल में बड़ा साहस था। टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को सुनने का। टू द वेरी लास्ट, पूर्ण रूप से अंत तक, यानी कि आखिर तक हर एक लेसन को सुनने का उनके अंदर पूरा पूरा साहस था। आफ्टर द राइटिंग वर्क के बाद में ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, कि उनके पास एक चैप्टर था जो कि इतिहास से संबंधित था, जो कि वह हमें पढ़ाना चाहते थे। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बू, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने कुछ वर्णमाला भी वहाँ पर गा करके सुनाई। डाउन देयर, और वहाँ पीछे एट द बैक, जहाँ पर वो पीछे बेंच रखे हुए थे, ऑफ द रूम, उस रूम के। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल, कि जो मिस्टर हाउसर थे उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने हाथों में अपनी उस बाल पुस्तक को पकड़े हुए। स्पेल द लेटर्स विद दैम, उन बच्चों के साथ वो सारे वर्णमाला को गाया। यू कुड सी, आप देख ही सकते थे। ही टू वॉज क्राइंग, कि मिस्टर हाउसर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी कपकपाती जो आवाज़ थी विद इमोशंस, इमोशन से भरी हुई, यानी कि पूरे भावुकता से भरी हुई, वे बड़े भावुक हो गए थे। एंड इट वॉज सो फनी, और यह थोड़ा फनी भी था। टू हियर हिम, उनकी आवाज़ को सुनने में थोड़ा फनी भी नज़र आ रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम हंसना भी चाहते थे और हम रोना भी चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे यह मुझे कितनी जल्दी से याद हो गया। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम अध्याय मुझे कितनी आसानी से याद हो गया। और आगे इसमें लिखा है कि ऑल एट वंस, और तभी अचानक द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि जो गिरजाघर का जो घड़ी थी उसमें 12 बज गए।
देन और फिर उसके बाद द एंजलस, और उसके बाद एंजलस नाम की जो प्रार्थना है उसका समय हो गया। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और वहाँ से जो साहसी जो पर्सन थे वो अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी क्लास की विंडो के नीचे आवाज़ आ रही थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, मिस्टर हैमल जो अपनी चेयर पर बैठे हुए पीले पड़े थे वो अचानक से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, कि मतलब मैंने कभी भी उनको इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा। आगे फिर वो कहते हैं कि माई फ्रेंड्स ही सेड, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, कि वो कुछ कहना चाहते तो उन्होंने कहा कि मैं, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि उनके गले को रोक दे, वो आगे कुछ कह ना सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ कह ना सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड और बेरिंग ऑन विद हिज ओल माइट, और अपनी पूरी शक्ति से ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज हिज कुड, इतना बड़ा जितना कि वो लिख सकते थे। वाइवला फ्रांस, वाइवला फ्रांस, उन्होंने वाइवला फ्रांस लिखा, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड, उसके बाद फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, वो रुके। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर उन्होंने अपने सिर को दीवार की तरफ लगा दिया, यानी एंड और विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, यानी कि बिना कुछ कहे, ही मेड ए जेस्चर टू अस, उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, यानी कि बिना कुछ कहे अपने हाथों से उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी कि स्कूल समाप्त हो चुका है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी किया है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, जिसमें मिस्टर हैमल एक अध्यापक होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से फ्रांसीसी भाषा को सिखाते हैं, पढ़ाते चले आए हैं। और जैसे कि बर्लिन में ये आदेश हुआ है कि फ्रांसीसी भाषा की जगह पर अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, तो इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और फिर वो एक अंतिम अध्याय लोगों को सिखाते हैं, अपने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, और उसकी क्लास में गांव के सभी कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। और फिर वो उनको कहते हैं कि आज का ये अंतिम अध्याय है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं और अपने द्वारा लगाए गए कुछ पौधे, अपने बगीचे को, अपने विंडो को बहुत याद करते हैं। आई होप कि आपने यह कहानी बड़े अच्छे से सुनी होगी और एक एक बात को समझने की कोशिश की होगी। एंड आई होप कि आपने इन सबको सुनते हुए, सीखते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में, जो कि इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ का होगा, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।